और आप अगर देखोगे जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, तो राहुल गांधी की छवि कहीं ना कहीं वहां से बदलती हुई दिख रही है। जो पप्पू और ये सब चीजें चलती थी, उसके बाद अगर आप देखोगे कांग्रेस में कि रेल की पटरी पर चलने वाली अर्थव्यवस्था किस कदर डगमगा रही थी, उसको पटरी पे लाने की जो कोशिश है। आज आप खुद ही रह रहे हो, कितना स्मार्ट सिटी का फर्क पड़ा, सुंदरीकरण का तमाम अगर हम बात करें तो पिछली भी सरकारों में तमाम योजनाएं आती रही। ज्यादातर जो युवा है वो शोषित हो रहा है। नौकरी के, सरकारी नौकरी के जो आसार है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट होता चला जा रहा है। हालांकि जो सरकार है वो कह रही है कि युवाओं के लिए तमाम रोजगार के अवसर खुल रहे हैं, लेकिन युवाओं को सबसे बड़ी समस्या विपक्ष भी उठाता आ रहा है कि रोजगार ये बहुत बड़ी समस्या है और युवाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखोगे कि आप ये नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी सरकार है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि मोदी जी कुछ नहीं करते हैं, बहुत कुछ गायब कर रहे हैं, बेच रहे हैं, देश बर्बादी में जा रहा है। इसको लेके क्या सोचते हैं? और निश्चित तौर पर अभी भी जो स्थिति है कि गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं आती, वही मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से लाखों रुपए पास हो रहा है, जमीनी स्तर पे कितना काम हो रहा है, ये पिछली। हम उस देश में रहते हैं जिस देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा भारतीय रेलवे से बताई जाती है। आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री ने जो 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण करने का शिलान्यास किया है। ये बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो या भारत के अन्य राज्य हो, उन राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है, या यूं कहें कि रेल की पटरी पर चलने वाली अर्थव्यवस्था किस कदर डगमगा रही थी, उसको पटरी पे लाने की जो कोशिश है वो मोदी जी की है। ऐसा मोदी जी की सरकार और मोदी जी का कहना है। लेकिन तस्वीरों और व्यवस्थाओं को देखने की अगर हम बात करें तो शायद जब आप पहले सोचते होंगे, देखते होंगे और समझते होंगे, तो ये जरूर लगता होगा कि जिन स्टेशनों पर आप यात्रा करते हैं उन स्टेशनों की शायद तस्वीरें वो होती हैं कि जहां पर गंदगी से भरपूर आपको ट्रेन की पटरियां और स्टेशन भी दिखाई देते थे। लेकिन अब सरकार ये वादा करती है, दावा भी करती है कि हमने सरकार आने के बाद उतने कार्य किए जितने पिछली की सरकारों ने नहीं किए हैं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में लगाएं। लेकिन उसके बाद और उससे पहले आज हम उन युवाओं से बात करेंगे जो उस भारत में रहते हैं जिस भारत में इस समय राजनीति भी चरम पर है और व्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण भी चरम पर है। व्यवस्थाओं की बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा इंडिया, और दूसरा भी नाम सुन लिया इंडिया। लेकिन 15 अगस्त 2024 के पहले रेलवे को जो स्टेशनों का तोहफा लोगों को दिया है, ये मोदी जी की नीति चुनाव के पहले की है या चुनाव के बाद की है? सबसे पहले कुछ युवा हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वो युवा हैं कि शायद इनसे देश और दुनिया की तस्वीरें बदलती हैं। क्योंकि ये देश के युवा अपने वोट के माध्यम से सरकार चुनते हैं और सरकार व्यवस्थाएं चुनती हैं, और व्यवस्थाओं से शायद वो भारत ही नहीं, विश्व का कोई भी देश हो, उन व्यवस्थाओं से ही चलता है। क्या नाम है सर आपका? आशीष तिवारी से। आशीष जी, आज 2,40,000 करोड़ का शिलान्यास हुआ पुनर्निर्माण के लिए स्टेशनों का। इस तस्वीर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर कनेक्टिविटी है देश की, आप चाहे रोड से लें, सड़क मार्ग है, कनेक्टिविटी है रेलवेज़ की, बहुत ज़रूरी होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि रीडेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से जो रीडेवलपमेंट है वो नहीं हो रहा था। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, और ये अगर हम सरकार की बात करें तो ये महत्वपूर्ण इस सरकार में नहीं, पहले की सरकारें भी सोच रही हैं। निश्चित तौर पर रीडेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी था, और बहुत जो 508 स्टेशनों किया है देश का। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कानपुर में भी उन्होंने सेंट्रल, कानपुर में क्या पूरे देश में गिने चुने सेंट्रल हैं, तो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए था। तो सरकार ने लेट सोचा है, लेकिन बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि कनेक्टिविटी किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। आशीष जी, एक सवाल आपसे है। कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले विपक्ष के पार्टियों ने आरोप लगाया कि मोदी जी जब से सरकार में आए हैं तब से स्टेशन हो, हवाई अड्डे हो
या रोडवेज स्टेशन हो या अन्य विभाग हो, उन सब की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। बड़ा हल्ला मचा था, लेकिन आज जो क्रिया हुई है, उस क्रिया को लेकर ये क्या मोदी जी का जवाब मांगा माना जाए या अन्य कुछ माना जाए? नहीं, निश्चित तौर पर आप जब देखते हैं कि विपक्ष जब उठाता है सवाल, बड़े सवाल उठाता है, और निश्चित तौर पर जिस तरह से प्राइवेटीकरण किया जा रहा था, चाहे संस्थाओं का हो, ये आरोप लगे थे विपक्ष की तरफ से, और निश्चित तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जवाब भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार की तरफ से कि हम रीडेवलपमेंट अगर कर रहे हैं तो प्राइवेटीकरण की, अगर आप बोल रहे हो कि प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, राफेल पे आपने लगाया था प्राइवेटीकरण, मतलब दूसरी कंपनी से अनिल अंबानी का नाम उसमें आया था, तो लेकिन उसके साक्ष्य नहीं मिल पाए। जब आप ये सब आरोप लगाते हैं तो संसद में या जो विपक्ष है तो उस आरोपों का आपको जो जो भी आरोप लगे हैं उसके साक्ष्य देना, ऐसा कुछ भी साक्ष्य नहीं कि प्राइवेटीकरण कहीं कहीं अच्छा भी होता है लोगों के लिए, और कहीं कहीं उसके नुकसान भी हैं। तो ये ये देखना होगा कहाँ पे हमारे लिए, पब्लिक के लिए लाभ है, कहाँ पर हानि है। मैं दोनों तरफ बोल रहा हूँ, कहीं कहीं प्राइवेटीकरण हुआ है उसके लिए लॉस भी हुआ है देश का, और कहीं प्राइवेटीकरण हुआ है तो अच्छा भी हुआ है देश के लिए। तो क्या आपकी तरफ से, आप युवा हैं, तो ये देखा जाए जो सरकार काम कर रही है वो लगभग में सही है? देखिए, सरकार अगर पिछली सरकार में हम कांग्रेस पे जाएँगे, तो वहाँ भी कुछ कार्य ऐसे हुए, कई योजनाएँ उसी टाइम की हैं कांग्रेस की, जो यहाँ पर लाई गई हैं। और अभी तक जो कार्यकाल गया है, अगर नरेंद्र मोदी की बात करें, तो अभी तक जो कार्यकाल कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम हुआ है। कनेक्टिविटी जैसे आज जो जिस तरह से रेलवे का रीडेवलपमेंट किया है स्टेशनों का, तो ये तो महत्वपूर्ण भी था और बहुत अच्छा कदम है कि कनेक्टिविटी को जोड़ा जाए। थोड़ा चलते-चलते बात करते हैं। हम ये समझेंगे आपसे कि जब आप पहले यात्रा करते थे, आप चाहे गाँव के स्टेशन हो या शहर के स्टेशन हो, मोदी की सरकार आई, मोदी की सरकार आने के बाद कुछ जिलों को चिन्हित किया गया हाईटेक जिले के नाम से, मतलब स्मार्ट सिटी के नाम से दर्जा दिया गया। उन दर्जों के बाद में ये हुआ कि शायद स्मार्ट शहरों की तस्वीरें बदल जाएँगी। लगभग 5 साल होने वाले हैं उसको, नियम को आए हुए। आपने उन तस्वीरों को कितना देखा है? आप खुद ही रह रहे हो, कितना स्मार्ट सिटी का फर्क पड़ा, सुंदरीकरण का तमाम अगर हम बात करें तो पिछली भी सरकारों में तमाम योजनाएं आती रही हैं, लेकिन जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी, युवा जागरूक नहीं होगा, देश का दृष्टिकोण नहीं बदल सकता। आप यहाँ इस समय पनकी स्टेशन खड़े हैं, अब कितनी सफाई है, वो सफाई इसलिए है जितनी सफाई आपको दिख रही है क्योंकि यहाँ पे आज सुंदरीकरण वो था, वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसका शिलान्यास किया। और आम दिनों में अगर आप आओगे तो कितनी सफाई होगी, क्या इसमें कहने की बात नहीं, पब्लिक खुद ही देखती है। इसमें सबसे बड़ी योजनाएं आती हैं जाती हैं, युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा, लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे। अब ये सरकार कैसे लोगों को जागरूक करती है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जागरूक करना भी सरकार का दायित्व है। नेहरू जी की सरकार थी, तो एक उनका डायलॉग चला था कि सरकार से 100 रुपए पहुँचता है, लेकिन ज़मीन तक शायद 1 रुपए पहुँचता है। इंदिरा गांधी के ज़माने से ये कहावतें चली आ रही हैं। लेकिन इन चीज़ों को ज़मीन पे कितना देखा जाए कि सरकार अपना निर्माण करती है, अपना पुनर्निर्माण करती है, अपनी योजनाओं को लाती है, योजनाओं के बाद में ज़मीनी स्तर तक पहुँचने पे क्या आम आदमी तक वो पूरी सुविधाएँ आज के समय में, यानी कि मोदी सरकार में, आपके नज़रिए से पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं? मुझे याद है राजीव गांधी ने पीएम थे, उन्होंने बोला हुआ था कि 1 रुपए जो भेजा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से और नीचे पब्लिक तक 10 पैसा पहुंचता है। और निश्चित तौर पर अभी भी जो स्थिति है कि गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं आती, वही मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से लाखों रुपए पास हो रहा है, जमीनी स्तर पे कितना काम हो रहा है ये पिछली सरकारें भी जानती थी। आप इसमें कांग्रेस भाजपा से अगर ना जोड़ें तो भी देख सकते हैं, क्योंकि जब राजीव गांधी बोल रहे हैं कि सरकार से 1 रुपए, मतलब वो जानते थे कि 1 रुपए यहाँ से भेजा जा रहा है और 10 पैसे पहुंच रहा है, और उस पे भी काम नहीं हो रहा है। 10 पैसे दिखाए जा रहा है लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। 1 रुपए सरकार वहां से चला और जब नीचे पहुंच रहा है जमीनी स्तर, वो 10 पैसे। आज की भी स्थिति और जो लाओ लवाब है लगभग वही है। कई चीजें हैं कि सीधे खातों में सुविधाएं दी जा रही, जैसे किसान योजना है, वृद्धा पेंशन है, सीधे खातों में जा रही हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे कोई योजना आती है वो खातों में तो जाती नहीं है,
लेकिन वो स्थिति तो बनी हुई ना। अब पिछली सरकार जब मान नहीं है तो यहाँ पर भी अगर पीएम जो है नरेंद्र मोदी, उनके भी भाषण में आप देखो तो सबसे बड़ा दायित्व वो देते हैं जनप्रतिनिधियों को कि पब्लिक तक वो योजनाएं क्या पहुंच रही हैं, पूरा लाभ वो पहुंच रहा है, इस पे पूरा जोर दिया है। पूरी सरकार अगर देखेंगे, दोनों कार्यकाल अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का और पीएम नरेंद्र मोदी का, तो उसमें पूरे कार्यकाल में आप देखोगे तो पूरा वो हमेशा ये बोलते हैं जनप्रतिनिधि वहां पर जाएं और ये देखें कि जमीनी स्तर पे क्या वो चीजें पहुंच रही हैं। और जैसा आपने कहा बहुत जरूरी होता, महत्वपूर्ण होता है कि कांग्रेस, अगर पिछली सरकार भी वो भी ये जानती थी कि हम जो पैसा वहां से भेजा जा रहा है वो जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच रहा है। क्या करते हैं आप, करते क्या हैं? पेशे से तो मैं जर्नलिस्ट हूँ और स्पोर्ट्स का है तो हमारा मतलब कोच भी है स्पोर्ट्स पे, तो स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं। तो आप स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। अगर हम जर्नलिस्ट की बात को रखें वो भी ठीक है, स्पोर्ट्स की बात को वो भी रखें। अगर हम नई चीज़ों की बात करें, बिजनेस में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, इस सरकार में आम युवाओं को कितना लाभ हुआ है? युवाओं को लाभ तब होता है जब देखिए हमें जमीनी स्तर पे वो सुविधाएं मिले। युवाओं को सबसे बड़ी समस्या विपक्ष भी उठाता आ रहा है कि रोजगार, रोजगार ये बहुत बड़ी समस्या है और युवाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखोगे कि आप ये नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी सरकार है, यहाँ पर बीजेपी सरकार है ये नहीं है। आप राजस्थान चले जाओगे वहां पर युवाओं ने रोजगार को लेके आंदोलन किया हुआ है। छत्तीसगढ़ आप जाओगे कांग्रेस सरकार है, वहां पर भी यहाँ आप अभी शिक्षक भर्ती में आपने देखा यूपी में ही बोलो। सबसे महत्वपूर्ण है अगर आप रोजगार नहीं उत्पन्न कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा युवा को इस समय जरूरत है रोजगार की। तो रोजगार उत्पन्न होंगे तो ही युवाओं का भला हो पाएगा। नई नई चीजें आ रही हैं, रीडेवलपमेंट जैसे रेलवे को हुआ है, रोजगार सबसे ज्यादा रेलवे देता है, आप जानते हैं सरकारी नौकरियों में कितनी भर्ती, लेकिन भर्तियों में पारदर्शिता होना भी सरकार का काम है, वो भी होना चाहिए तो फायदा होगा युवाओं एक को। अंतिम सवाल आपसे ये है, बीते दिनों इंडिया वर्सेस इंडिया चल रहा था, यानी कि I करके, इसके बारे में 2024 में सरकार कहाँ जा रही है और देश कहाँ जा रहा है? देखिए सरकार का तो पता नहीं है, तो पब्लिक का मूड है, पब्लिक की तरह। लेकिन अगर विपक्ष में आप देखोगे संजीवनी मिली है, कल का ही है, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है उनकी जो सजा हुई थी राहुल गांधी को, कहीं ना कहीं संजीवनी मिली है कांग्रेस को। और आप अगर देखोगे जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी तो राहुल गांधी की छवि कहीं ना कहीं वहां से बदलती हुई दिख रही है। जो पप्पू और ये सब चीजें चलती थी उसके बाद अगर आप देखोगे कांग्रेस में तो राहुल गांधी एक नया लीडर का चेहरा जो है कांग्रेस। और अब ये जो INDIA जिसे इंडिया बोल रहे हैं आप, वो INDIA जो गठबंधन है विपक्ष का, उसका सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा ये सवाल था। तो हो सकता है कि राहुल गांधी अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा कि सबसे बड़ी आज भी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद आप देखोगे तो कांग्रेस है, तो सबसे बड़ा चेहरा भी राहुल गांधी हो सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले कई वर्षों में भारत जोड़ो यात्रा से आप जोड़ोगे तो कई वर्षों के जमीनी स्तर पे उन्होंने छवि बदली है, तो निश्चित तौर पर INDIA का वो चेहरा हो सकते हैं। मतलब ये माना जाए कि जो राहुल गांधी ने यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका बेनिफिट अब 2024 में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जमीनी स्तर पे आप देखोगे तो छवि बदली है राहुल गांधी, उसका फायदा 2024 में मिलना चाहिए। ये हमारे साथ थे राहुल तिवारी जी, जिन्होंने आशीष तिवारी जी जिन्होंने अपनी बात रखी। कुछ और युवा हैं, उनसे भी समझते हैं कि आखिरकार वो बुनियादी ढांचा कहां पर आकर खड़ा होता है 2024 में। क्या नाम है आपका? अभय श्रीवास्तव। अभय जी, क्या लगता है आपको कि जो मोदी जी योजनाएं लाते हैं, विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि मोदी जी कुछ नहीं करते हैं, बहुत कुछ गायब कर रहे हैं, बेच रहे हैं, देश बर्बादी में जा रहा है, इसको लेके क्या सोचते हैं? देखिए कहीं न कहीं जिस तरह से जो आरोप लगते हैं, विपक्ष मुद्दे उठाता है कि मोदी जी चाहे वो आपका एयरपोर्ट हो, शायद सरकारी कंपनियाँ हों, बस अड्डे हों, अडानी ग्रुप है, कई ऐसी बड़ी जो हैं ग्रुप वहाँ दे रहे हैं, निगमीकरण हो रहा है उसका। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो ये एक तरह से सच्चाई भी है कि ज़्यादातर जो युवा है वो शोषित हो रहा है। नौकरी के सरकारी नौकरी के जो आसार है वो कम होते जा रहे हैं क्योंकि सब कुछ प्राइवेट होता चला जा रहा है। हालाँकि जो सरकार है वो कह रही है कि युवाओं के लिए तमाम रोजगार के अवसर खुल रहे हैं, लेकिन धरातल पर
वो ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। युवा जो है पूरी तरह से प्रताड़ित है और रोजगार के नाम पर तो उसको सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है। नौकरी भी आती है तो उसमें पेपर लीक हो गया। जो पिछली सरकारों में हो रहा था वो भाजपा सरकार में भी हो रहा है। पेपर अभी भी लीक होते हैं, साल भर पकड़े जाते हैं, दूसरे लोग उनकी जगह पेपर देते हैं। तो जो बातें हैं वो कहीं न कहीं जितनी कही जा रही हैं उतनी उस हद तक है नहीं। पूरी उतनी हद तक सरकार कर नहीं पा रही है। मोदी जी ने आज 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण करने का शिलान्यास किया है। इसको लेकर क्या देश को फायदा मिलेगा या नुकसान होगा, क्या होगा? बिल्कुल, कहीं न कहीं देखिए इसमें तो फ़ायदा ज़ाहिर-सी बात है मिलना चाहिए और मिलेगा भी, क्योंकि जिस हिसाब से जो करोड़ों रुपए का बजट पास हुआ है, आप देखते हैं रेलवे स्टेशन पर यहाँ आज हम पनकी में मौजूद हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं अब उनकी संख्या यात्रियों की बढ़ती जा रही है, स्टेशन का भी लोड बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी एक सीढ़ी है यहाँ से निकलने की। जब ट्रेन से सवारियाँ उतरती हैं तो भीड़ लग जाती है, आदमी को 10-15 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है, इसके बाद तब जाके कहीं बाहर निकल पाता है। तो जो अब ये बजट पास हुआ है और स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं इसका लाभ ज़रूर मिलेगा कि दोनों तरफ से निकासी का रास्ता बनेगा, आदमी सुगमता से अपने ट्रेन का सफ़र कर पाएगा। कई बार भीड़ की वजह से देखने को मिलता था, ट्रेन छूट जाती थी, आदमी जल्दी-जल्दी भाग के आता था, नहीं पहुँच पाता था। तो अब कहीं न कहीं उससे राहत देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब की ये योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके तहत जो करोड़ों रुपए पास हुआ है, तो देखने वाली बात अब ये होगी कि आखिर कितना इसका लाभ मिलेगा या ये योजना भी सिर्फ़ कागज़ों पे ही उतर के रह जाएगी। जो भी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, तो क्या आपके विचार हैं कि इसका फायदा 2024 में फायदा जनता को मिलेगा या सरकार को मिलेगा या विपक्ष को मिलेगा? देखिए, विपक्ष को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनता और सरकार को तो इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि जो सरकार है कहीं न कहीं अच्छे काम भी कर रही है। हाँ, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर सरकार जो काम कर रही है वो तो पूरी तरह से सफल विपक्ष नहीं को है। क्यों नहीं मिलना चाहिए? विपक्ष भी तो आने वाले समय में सत्ता पर आता है, कभी नहीं आता है, उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखिए, विपक्ष के पास अभी जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई मुद्दा उनके पास है कि जिसमें उनको लाभ मिलेगा। क्योंकि जो मोदी जी हैं, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी जो काम करने की कार्यप्रणाली है, वो एकदम अलग है। और हम तो विपक्ष भी है अपनी जगह ठीक है, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, तमाम पूरे देश भर में पैदल चले, वो लोगों का समर्थन मिला। लेकिन कहीं न कहीं जो आरोप अभी राहुल गांधी पे लगे, हालाँकि कोर्ट ने उनको जो सांसदी उनकी चली गई थी, बहाल कर दिया है। लेकिन काम करना चाहिए अभी अभी वो और काम करने की ज़रूरत है विपक्ष को, हम ये मानेंगे। आप कह रहे हैं काम करने की ज़रूरत है, कांग्रेस पार्टी तो ज़माने से चली आ रही है, ज़माने से काम करती चली आ रही है, अब क्या काम करने की ज़रूरत है? ज़माने से अगर कांग्रेस पार्टी ने काम किया होता तो आज मोदी जी की सरकार नहीं होती। अच्छा, तो मतलब सरकार किसी की भी हो, फ़ायदा सरकार को और जनता को होना चाहिए, विपक्ष को अपने मुद्दों के अनुसार होना चाहिए। नहीं, विपक्ष विपक्ष को भी फ़ायदा मिलता है, लेकिन विपक्ष को तब फ़ायदा मिलता है जब जनता को लगता है कि अब सरकार काम नहीं कर रही है और विपक्ष से उम्मीद होती है। तो अभी जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, उस हिसाब से तो लगता है कि जो तमाम तरह की योजनाएँ आती हैं और कहीं न कहीं लोगों को उसका लाभ मिलता है। तो यहाँ भी ये स्टेशन योजना है, इससे देखो कितना कारगर साबित होती है, लोगों को इसका लाभ मिलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि सरकार को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ये हमारे साथ कुछ क्षेत्रीय जनता है उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर के, जिसने अपनी बात बताई कि रेलवे पे आने वाले बजट के बाद, पुनर्निर्माण के बाद लोगों में क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे और 2024 की रणनीति को लेकर शायद मुद्दों को उठाना और मुद्दों को बनाना और दिशा निर्देश देना, ये शायद कोई मोदी जी से ही अपनी बात सीखता होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। नमस्कार।